नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। रुक करते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे नाम की खबरों पर एक बयान ने विराम लगा दिया। जम्मू में 1 साल से रह रहे लोग बन सकेंगे वोटर। प्रशासन ने नए आदेश से राहत। मतदान सूची संशोधन का कार्य रफ्तार से जारी। 25 लाख मतदाताओं के शामिल होने की संभावना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के छुपरा सारण पहुंचे। गृह मंत्री आज जेपी नारायण की जयंती पर सारण के जिले के जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव सिताबदियार आ गए। देश में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मदरसे से सर्वे करवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मदरसे का सर्वे करवाए जाने को लेकर एआईएमआईएम के नेता असुद्दीन ओवैसी ने लगातार सवाल खड़े किए। हिमाचल में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम सीमा पर पहुंचती नजर आ रही है। फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, सभी के नेता एक के बाद एक हिमाचल में रैली और जनसभा करते नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे नाम की खबरों पर एक बयान ने विराम लगा दिया है। यह बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे ने खुद दिया है। उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी ने मेरे नाम का सुझाव दिया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह केवल एक अफवाह है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इससे पहले अपने एक बयान में कहा था कि सोनिया और राहुल गांधी दोनों लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वादा किया था, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, जिसमें प्रतिनिधि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव खुद करेंगे। इस बीच उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद उनके अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने को लेकर खबरों में यह सामने आया कि अध्यक्ष पद के लिए खड़गे के नाम का सुझाव सोनिया गांधी ने दिया है, जिसको लेकर खड़गे ने अब खुद एक बयान दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए मेरा नाम सुझाना सब अफवाह है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति न तो चुनाव का हिस्सा होगा, न ही किसी उम्मीदवार का समर्थन करेगा। वहीं पार्टी की प्राथमिकताओं को लेकर खड़गे ने कहा कि यह चुनाव लड़ने का उनका पहला मकसद उदयपुर घोषणा पत्र को लागू करना और 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को नियुक्त करके पार्टी में नया खून लाना होगा, जिसमें महिलाएं और ओबीसी और एससी और एसटी और अन्य लोग भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मैं परामर्श और सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करता हूं। मैं उन लोगों पर विश्वास नहीं करता जो आंख बंद कर मेरा अनुसरण करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि वे मेरे साथ चले। हम साथ मिलकर पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। बीजेपी में शामिल नहीं होने की वजह से सौरव गांगुली को दोबारा बीसीसीआई अध्यक्ष पद नहीं दिया गया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने जिस तरह से खुद को बीसीसीआई अध्यक्ष पद की रेस से बाहर कर लिया है, उसके बाद माना जा रहा है कि रोजर बिन्नी उनकी जगह ले सकते हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। टीएमसी ने आरोप लगाया कि सौरव गांगुली ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें बीसीसीआई अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल नहीं दिया जा रहा है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची संशोधन का कार्य रफ्तार से जारी है। इस बीच जम्मू प्रशासन की तरफ से जारी नए आदेश ने जिले में 1 साल से रह रहे लोगों के लिए मतदाता सूची तक की राह आसान कर दी है। मंगलवार को दिए गए आदेश में तहसीलदारों या राजस्व के अधिकारियों का आवास प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार दिए गए हैं। प्रमाण पत्र जारी करने का मकसद उन लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना है जो रजिस्ट्रेशन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश में नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन नाम हटाने, सुधारने और जगह छोड़कर जा चुके या गुजर चुके मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर विशेष संशोधन प्रक्रिया चल रही है।
मंगलवार को जारी आदेश में जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त अवली लवासा ने उस दस्तावेजों की सूची भी जारी की है जिन्हें निवास के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। खास बात यह है कि निर्देश ऐसे समय पर जारी हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक दल और गैर स्थानिक लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने को लेकर चिंता जता चुके हैं। तत्कालीन सीईओ हृदेश कुमार ने अगस्त में कहा था कि मतदाता सूची के विशेष संशोधन के बाद जम्मू और कश्मीर में करीब 25 लाख अतिरिक्त मतदाताओं के शामिल होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के छापरा सारण पहुंचे। गृह मंत्री आज जेपी नारायण की जयंती पर सारण जिले के जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव सिताब दियारा गए। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। अमित शाह ने 15 फुट ऊंची प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृह मंत्री ने नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया। बोले, सत्ता के लिए पाला बदलने वाले कुर्सी पर बैठे हैं। आज देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। 8 साल से जयप्रकाश नारायण के सिद्धांत से और विनोबा के सिद्धांत से सर्वोदय के नारे को पीएम मोदी ने अंत्योदय के साथ जोड़कर गरीबों का कल्याण करने का काम किया। कहा कि जेपी ने अपना पूरा जीवन भूमिहीनों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों और पिछड़ों के लिए गुजारा। जेपी का नाम लेकर आज बिहार के सत्ताधारी नेता कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है? बिहार की जनता को तय करना है कि जेपी की राह पर चलने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए या उनके सिद्धांतों से भटक चुके लोगों की। अमित शाह ने लालू यादव पर भी हमला बोला। कहा कि जेपी ने सत्ता का कभी मोह नहीं किया, लेकिन लालू यादव, नीतीश कुमार वही कर रहे हैं। कहा कि जेपी ने समाजवाद और जाति विहीन समाज की परिकल्पना की। आजादी के बाद सत्ता में आने के बदले सत्ता से दूरी बनाई। इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ गुजरात में आंदोलन किया और वहां सरकार बदल गई। फिर बिहार के पटना के गांधी मैदान से शुरू हुए आंदोलन से इंदिरा गांधी के पसीने छूट गए। सत्ता के बाहर रहकर परिवर्तन कैसे किया जाए, उसका उदाहरण जयप्रकाश नारायण ने दिया। जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से बोलिए, सहमत है क्या? ये जयप्रकाश के सिद्धांतों की राजनीति है, ये जयप्रकाश का बताया हुआ मार्ग नहीं। जयप्रकाश जी ने जीवन भर सत्ता के लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन सिद्धांत। बिहार में बदले राजनीतिक समीकरण के बाद बीजेपी बिहार में अब विपक्ष में है। मजेदार बात है कि बिहार की जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से। बिहार में बने राजनीतिक समीकरण के बाद बीजेपी बिहार में अब विपक्ष में है। मजेदार बात है कि बिहार की ज्यादातर राजनीतिक दल जिनके एक भी विधायक है वे सब सरकार में शामिल है या सरकार के समर्थन में। इसके बाद बीजेपी महागठबंधन के मुकाबले अकेले खड़ी है। तब सवाल उठ रहा है कि बिहार में महागठबंधन को चुनौती देने के लिए बीजेपी का चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार के साथ रहने के दौरान पहले राजनीतिक हलकों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई खास चर्चा नहीं होती थी। अब जब बीजेपी बिहार में अकेली रह गई है और प्रतिद्वंदी हर समीकरण से लबरेज है, तब बीजेपी भी बिहार में ऐसे किसी चेहरे को तलाश रही है जो महागठबंधन का न सिर्फ मजबूती से मुकाबला करे बल्कि जातीय समीकरण में भी फिट बैठे।
बीजेपी चाहेगी उनका नया प्रदेश अध्यक्ष लालू नीतीश कुमार को न सिर्फ कड़ी टक्कर दे, वह अनुभवी के साथ तेज तर्रार हो। महागठबंधन के नेताओं को उसी अंदाज में जवाब दे, बल्कि जातीय समीकरण में भी फिट बैठे। बीजेपी ने इससे पहले विधानसभा में विजय सिन्हा और विधान परिषद में सम्राट चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर सवर्ण और पिछड़ा वोट को साधने के लिए दांव खेला है। अब बीजेपी की नजर अति पिछड़ा और दलित समुदाय पर टिकी है। बिहार में करीब 17% दलित वोट है। यही वजह है कि पूर्व मंत्री जनकराम का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। देश में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मदरसे के सर्वे करवाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मदरसों का सर्वे करवाए जाने को लेकर AIAM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार सवाल खड़े किए। अब उन्होंने यूपी में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मुसलमानों को इन बातों से डरने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। ये लोग जो हमारे मदरसों को निशाना बना रहे हैं, ऐसे लोग तो आते जाते रहेंगे। मेरा भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुद्दीन मुस्लिमीन के मुखिया और हैदराबाद के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडलर से एक वीडियो जारी किया गया है और जिसके कैप्शन में लिखा है, मदरसे मुसलमानों का किला है। मुस्लिम शख्स की दूसरी शादी से जुड़े एक अहम फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता तो कुरान उसके दूसरी बार शादी करने की इजाजत नहीं देता है। हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम महिला को अपने पति के साथ रहने के लिए मजबूर करने से इनकार कर दिया, जिससे अपनी बीवी की सहमति के बगैर और उसे बिना बताए दूसरी शादी की थी। 19 सितंबर 2022 को दिए गए इस फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा समय की जरूरत है कि लोगों को जागरूक किया जाए और उन्हें बताया जाए कि महिलाओं के साथ सम्मान और गरिमा का व्यवहार करना जरूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि महिलाओं का सम्मान करने वाले देशों को ही सभ्य देश कहा जा सकता है। अदालत ने कहा, मुसलमानों को खुद की एक पत्नी के रहते दूसरी से शादी करने से बचना चाहिए। एक पत्नी के साथ न्याय न कर पाने वाले मुस्लिम को खुद कुरान की दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं देता। हाईकोर्ट ने कुरान के हवाले से कहा कि अगर मुस्लिम अपनी पत्नी और बच्चों को देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं होगी। अदालत ने कहा कि कोर्ट अगर पहली पत्नी की मर्जी के खिलाफ उसे पति के साथ रहने को मजबूर करती है तो ये महिला की गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। जस्टिस SP केसरवानी और जस्टिस राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने कहा कि अगर पत्नी को ऐसी परिस्थितियों में अपने पति के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। दरअसल वादी ने दूसरी शादी करने के बाद अपनी पहली पत्नी को इस बात की जानकारी नहीं दी थी। वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहना चाहता था। हालांकि पहली पत्नी ने शख्स के साथ रहने और उसे किसी दूसरी महिला के साथ बांटने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पति ने दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद इस आदेश को चुनौती देते हुए पति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। वक्त हुआ है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। कोई है? ऐसे डराते हैं भाई वही अरे लाइट्स ऑन ऑफ कौन करता है यार? कुछ नया करो, अनएक्सपेक्टेड करो, देखने में भी अच्छा लगेगा ना। एग्री। एक्सक्यूज मी, कुछ अनएक्सपेक्टेड देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता है ना, ये अद्भुत।
किडनी का इलाज कराने सिंगापुर पहुंचे लालू यादव। बेटी रोही ने एयरपोर्ट पर किया रिसीव। पैर छूकर पिता का लिया आशीर्वाद। सिंगापुर में सबसे बेहतर इंतजाम। सीएम योगी करेंगे बैठक। बाढ़ नियंत्रण एवं बचाव के संबंध में बैठक। यूपी के 17 जिलों में बाढ़ का कहर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग बेहद संगीन मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्रीमिया में ब्रिज पर हमले के बाद से पुतिन का पारा 7वें आसमान पर। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। प्रदेश की सियासत ने भी करवट बदल दिया। मोकामा विधानसभा सीट चर्चा का विषय। अनंत सिंह की पत्नी और नीलम देवी को टिकट। उत्तर प्रदेश में बारिश से राहत के आसार अभी नहीं दिख रहे। मौसम विभाग ने फिर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी की जारी। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। हिमाचल में चुनावी सरगर्मियां अपने चरण पर पहुंच चुकी हुई नजर आ रही है। फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, सभी के नेता एक के बाद एक हिमाचल में रैली और जनसभा करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहाड़ी राज्य हिमाचल पहुंचे। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस दौरान नड्डा ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़ी सोच को लेकर काम किए जा रहे हैं। आप भाजपा का कांग्रेस मत देखो, आज आपको यह देखने की जरूरत है कि आपकी चिंता कौन कर रहा है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि कभी हमको मौका मिला है, आप हमारा साथ दो, आपकी चिंता भाजपा कर रही है। अपने संबोधन में आगे उन्होंने यह भी कहा कि मतदान करने समय भाजपा कांग्रेस मत देखो, इसके बजाय यह देखें कि आपके लिए कौन चिंतित है। बीजेपी को आपकी चिंता है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहूंगा कि वे आए और हमारा समर्थन करें। हमें विकास का मौका दिया गया है। अगर मैं सड़कें, विश्वविद्यालय बनाता हूं, क्या केवल बीजेपी के लोग की उनका इस्तेमाल करेंगे? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश के बेहतरीन के लिए सामूहिक समर्थन की मांग करते हुए कहा कि सरकार के 103 करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति मात्र 4 दिन में की है। आप देखो कि आपकी चिंता कौन कर रहा है, वो बीजेपी कर रही है। और कांग्रेस साथियों से भी कहूंगा कि ये समय है, हमको मौका मिला है, आप हमारा साथ दो, ताकत दो, हम पूरे आगे बढ़कर के आपको काम करेंगे। मैं सड़क बनाऊंगा तो उस पर सिर्फ बीजेपी वाले चढ़ने वाले हैं क्या? मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा तो बीजेपी चढ़ने वाली है क्या? ये पुल बनेगा तो क्या बीजेपी वाले चढ़ने वाले हैं क्या? इसमें हाथ लगाना है कि नहीं लगाना है? अगर हाथ लगाना है तो मैं सबसे कहता हूं, आशीर्वाद जहां लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा खड़ी हो, उधर ही आशीर्वाद मांगना चाहिए और देना चाहिए और वहीं प्रणाम करना चाहिए। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी परिवर्तन प्रतिज्ञा महारैली से हिमाचल में चुनावी शंखनाद करेगी। 14 अक्टूबर को सोलन के ठोडो मैदान में होने वाली रैली को कांग्रेस ने परिवर्तन प्रतिज्ञा महारैली का नाम दिया है। इसमें शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के कार्यकर्ताओं को लाने का नेताओं को जिम्मा सौंपा गया है। सभी पार्टी पदाधिकारियों, विधायकों और पूर्व विधायकों को भी रैली में मौजूद रहना जरूरी किया गया है। रैली में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मंगलवार को दिल्ली से शिमला लौट आई है। सड़क मार्ग से आते हुए प्रतिभा सिंह ने कुछ देर सोलन में रुककर रैलियों की तैयारियों का जायजा भी लिया। कांग्रेस की चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को नादौन और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हरोली में रहे और गुरुवार को सुक्खू और मुकेश सहित पार्टी के अधिकांश बड़े नेताओं के शिमला पहुंचने के आसार भी है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजू शुक्ला 14 अक्टूबर को सोलन ही आएंगे। प्रियंका गांधी के रैली से पहले वीरवार और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में पार्टी के बड़े नेताओं की एक बैठक होने की संभावना भी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश मामलों के सह प्रभारी संजय दत्त बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रियंका गांधी की 14 अक्टूबर को सोलन में होने वाली रैली की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बुधवार को शिमला जिले के कांग्रेस अध्यक्ष, शिमला शहरी व ग्रामीण व शिमला जिला के सभी ब्लॉक अध्यक्षों के साथ रैली की रणनीति बनाई जाएगी।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किडनी के इलाज के लिए मंगलवार की रात सिंगापुर पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी सांसद बेटी मीसा भारती भी थे। इसके अलावा उनके साथ सिंगापुर जाने वालों में विधान पार्षद सुनील सिंह और लालू प्रसाद के करीबी माने जाने वाले सुभाष यादव और 2 सेवक भी शामिल है। सिंगापुर पहुंचने पर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने उनका स्वागत किया। उन्होंने पैर छूकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि रोहिणी एयरपोर्ट पर अपने पिता का इंतजार कर रही थी। लालू यादव व्हीलचेयर पर बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकले, जहां उनकी बेटी ने पैर छूकर पिता का आशीर्वाद लिया। रोहिणी ने खुद ये वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जिसका हौसला आसमान से ऊंचा है, मेरे पापा जैसा दुनिया में न कोई दूजा है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी बताया कि लालू प्रसाद को किडनी की समस्या है। दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक वे नियमित रूप से दवा ले रहे हैं, लेकिन सिंगापुर में किडनी की बीमारियों के इलाज का दुनिया में सबसे बेहतर इंतजाम है, लिहाजा हमने उन्हें वहां ले जाने का फैसला लिया। वहां डॉक्टरों से उन्हें दिखाया जाएगा। फिलहाल डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह नहीं दी है, लेकिन सिंगापुर में डॉक्टर जो सलाह देंगे वैसा किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी ने भाजपा नेताओं की चुनाव आयोग से शिकायत की है। तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस ने आयोग से राज्य भाजपा प्रमुख बंडी संजय कुमार और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपील की है। दरअसल बीजेपी लीडर्स ने आरोप लगाया था कि टीआरएस का काला जादू और तांत्रिकों की सलाह से फैसले लेती है। केसीआर की पार्टी ने इस आरोप को भ्रामक और निराधार बताया। टीआरसी ने अपनी शिकायत में कहा कि हम इन आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत मानते हैं। मतदाताओं के बीच नफरत पैदा करने के मकसद से ये आरोप लगाए गए हैं। मुनुगोड़े विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव से पहले ऐसा जानबूझकर किया गया है। केसीआर को भगवान के प्रति नास्तिक और शैतानों के प्रति आस्तिक के तौर पर पेश किया जा रहा है। मालूम हो कि तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष संजय ने सीएम केजरीवाल पर जादू टोना करने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा कि केसीआर ने जादुई शक्तियां हासिल करने के लिए अपने फार्म हाउस पर काली बिल्ली का इस्तेमाल कर तंत्र मंत्र करवाए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें यह जानकारी विश्वसनीय लोगों से मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सीएम केसीआर पर इसी तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने तांत्रिक और अंकशास्त्र के जानकारों की सलाह पर न केवल राज्य सचिवालय जाना बंद कर दिया, बल्कि लंबे समय तक महिलाओं को अपने मंत्रिमंडल में शामिल भी नहीं किया गया। सीतारमण ने यह भी दावा किया कि केसीआर के नाम से जाने वाले राव ने तांत्रिकों की सलाह पर अपनी पार्टी का नाम बदल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 5 कालिदास मार्ग आवास पर प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने के साथ बाढ़ राहत कैंपों का निरीक्षण भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का भी वितरण करेंगे। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भारी बाढ़ ला दी है। कई जगहों पर नदियां उफान पर है, जिससे राज्य के 17 जिले जलमग्न हो गए हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ में फंसे गांवों में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव कार्य जोर शोर से चल रहा है। घोड़ा बस्ती, बहराइच और बहरामपुर, श्रावती और सीतापुर और गोरखपुर में बाढ़ से हालत बेकाबू हो गई है। लखीमपुरा के पलिया, निदाशन और गोला में भी कई गांव बाढ़ की चपेट में है। बारिश और बाढ़ के पानी से फसलों को नष्ट कर दिया गया है, जिससे किसानों के जीवन पर भी संकट मंडराने की जरूरतें नजर आ रही हैं। यूपी के गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर और श्रावस्ती जिलों में बाढ़ से कई हजार एकड़ धान, सरसों और आलू की फसल बर्बाद हो चुकी है। बता दें कि इस खरीफ सीजन में उत्तर प्रदेश के किसानों को दोहरी मार पड़ी है। राज्य सरकार और राज्य जुलाई में सूखे की ओर बढ़ रहा था। अब 5 अक्टूबर 2022 में लगातार हो रही बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसान परेशान है।
देश के आजाद होने के बाद से लेकर अब तक के इतिहास में काशी की शतकीय यात्रा पूरी करने वाले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने अपने दोनों कार्यकाल में अब तक काशी के 100 दौरे कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं कुछ दौरों को छोड़ दिया जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दोनों कार्यकाल में अब तक 89 बार बाबा विश्वनाथ के दरबार में ही हाजिरी लगा चुके हैं। बनारस उत्तर प्रदेश और देश में विकास का मॉड्यूल यूं ही नहीं बना गया है। इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वाराणसी की लगातार यात्रा और मॉनिटरिंग रही है। सीएम योगी औसतन महीने में 1 बार या कभी कभी 2 बार या 3 बार भी काशी का दौरा करते हैं। इस महीने में बीते 11 दिन में वह दूसरी बार काशी आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी 11 अक्टूबर को गृहमंत्री अमित शाह की अगवानी के लिए गए थे। उनके काशी दौरों को देखें तो वर्ष 2017 में 6 बार, 18 में 22 बार, 19 में 23 बार, 2020 में 13 बार और वर्ष 2021 में 23 बार और वर्ष 2022 में 11 अक्टूबर तक 13 बार यहां आ चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 मई 2017 से लेकर 11 अक्टूबर 2022 तक 89 बार बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर में हाजिरी लगाई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग बेहद संगीन मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्रीमिया में ब्रीच पर हमले के बाद से पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। यूक्रेन की जमीन पर पुतिन के गुस्से और बदले का बेहिसाब बारूद बरस रहा है। ऐसे में यूक्रेन मदद के लिए अमेरिका समेत तमाम यूरोपियन देशों के गुहार लगा रहा है और इसी बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान आया है। अमेरिका ने साफ किया कि वो रूस के साथ किसी भी तरह का संघर्ष नहीं चाहते हैं। अमेरिका अब तक लगातार रूस पर हमला कर रही थी। ऐसे में यूक्रेन के लिए वो सबसे करीबी दोस्त की तरह था। हालांकि अब अमेरिका के बयान से यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यूक्रेन में अमेरिका अपने सैनिक नहीं भेजेगा। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल में प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका रूस से सीधी भिड़ंत नहीं चाहता है। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार और ताकत बढ़ा दी है। हमलों को देखकर पुतिन और उनके करीबियों के बयानों को सुनकर नौबत परमाणु हमले तक की बनती हुई नजर आ रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच आज बड़ी बैठक के आसार है। आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की मुलाकात हो सकती है। दोनों नेता कजाकिस्तान में मिल सकते हैं। इस दौरान पश्चिमी देशों के साथ वार्ता के प्रस्ताव पर चर्चा संभव है। वक्त हुआ है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक बाद देखते हैं रफ्तार न्यूज। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले memory foam mattress को। Meet India's first and only smart grade mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास। The Sleep Company mattress is log on to the sleepcompany.in। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित वैभवशाली श्री महाकाल लोक देव को अर्पित किया। इसमें भव्य प्रतिमाओं में वर्णित भगवान महादेव गाथाओं को देखने के बाद प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने श्री महाकाल लोक को भारत की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक चेतना का नाशलालिक बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत का सांस्कृतिक वैभव देखकर चकित है कि हमारे महान ऋषि मुनियों पूर्वजों ने बिना तकनीक के ऐसे विराट मंदिर कैसे बनाए होंगे। अब नया भारत अपने हिंदू मंदिरों को उससे आध्यात्मिक गौरव को पुनः सहेज रहा है। उन्होंने कहा कि महाकाल का बुलावा आया है तो यह बेटा बिना आए कैसे रख सकता था। इससे पूर्व उन्होंने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग का पूजन अर्चन किया और मौन साधना कर ध्यान भी लगाया। बता दें कि हिमालय की गोद में विराजित केदारनाथ मां गंगा के किनारे स्थित काशी विश्वनाथ के बाद अब मोक्षदायिनी शिवराज की नगरी उज्जैन में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग महाकाल के नवनिर्मित लोक को देखकर सनातन धर्म का वैभव बढ़ गया।
पीएम मोदी ने कहा कि शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ नहीं हो सकता है। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण, अविश्वसनीय है और अविश्वसनीय है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर सुनवाई चल गई है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए तारीख दी है। दरअसल हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की जांच के लिए कार्बन डेटिंग की मांग की थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस मामले में कोर्ट आज फिर से फैसला सुना सकता है। वहीं कार्बन डेटिंग पर आज मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। इसके अलावा वाराणसी की दूसरी कोर्ट में दूसरी सुनवाई ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग पूजा पाठ की मांग के अधिकार से संबंधित है। वहीं दूसरे केस में सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में हुई। श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य विग्रह के संरक्षण के मामले में 16 मई को सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग के मुद्दे पर 4 वादी महिलाओं ने बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग की जांच की मांग की। इसके साथ ही इन्हें इर्द गिर्द की कार्बन डेटिंग की मांग की। इस पर जवाब देने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने समय मांगा था। इसके साथ ही करमाइल लाइब्रेरी को तोड़फोड़ के दौरान मिले श्री लक्ष्मी की मूर्ति को सुरक्षित और संरक्षित करने का आवेदन पर सुनवाई की जाएगी। सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में किरण सिंह से दाखिल कई अर्जी पर सुनवाई हुई है। फातिनी की ओर से कोर्ट में दाखिल अर्जी में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के पूजा पाठ राग भोग आरती करने की मांग की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और दीपावली बोनस की सौगात मिल सकती है। बैठक राज्य सचिवालय में होगी। राज्य कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते का प्रस्ताव वित्त विभाग के कैबिनेट में लाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा दिवाली बोनस का भी प्रस्ताव कैबिनेट में लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा स्वामित्व योजना में महिलाओं को सह स्वामी बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे शिक्षकों के बदले अस्थायी शिक्षकों की तैनाती का प्रस्ताव भी शिक्षा विभाग ने तैयार किया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का लाभ लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी देने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाने के लिए शासन को भेज दिया है। इसके अलावा विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सेवा नियमावली में संशोधन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नंदाखोरा देवी योजना का लाभ देने का प्रस्ताव तैयार किया। विभागीय सूत्रों ने इस दोनों प्रस्तावों के भी कैबिनेट में लाए जाने के संकेत दिए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ सकते हैं। उनके 23 अक्टूबर को आने की संभावना है। ऐसे दौरान पीएम मोदी की बद्रीनाथ आने की भी संभावना है। हालांकि पीएमओ से इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदार धाम से खास लगाव रहा है। वह कई बार केदार धाम आ चुके हैं। यहाँ चल रहे पुनर्निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। पिछले दिनों ड्रोन के माध्यम से उन्होंने पीएमओ के निर्माण कार्य की समीक्षा की थी। सूत्रों के मुताबिक 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से पहले बद्रीनाथ धाम के दौरे पर पहुंच सकते हैं। इसको लेकर चमोली जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। हालांकि प्रशासन के पास अभी तक प्रधानमंत्री के दौरे का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन गोपेश्वर से लेकर बद्रीनाथ धाम तक अधिकारियों के दौर से प्रशासन में पीएम के दौरे को लेकर हलचल। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्य को जांचने के लिए धाम में पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक मानिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने बेंचाल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मानिक को चप्पल दी। कार्यकर्ता इसी दौरान चोर चोर के नारे लगाए। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने 5 एवं अर्पिता के बाद तीसरी बड़ी गिरफ्तारी की। घोटाले के वक्त भट्टाचार्य शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे।
भट्टाचार्य को 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी में राहत मिली थी। उस वक्त सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करना चाह रही थी, जिस पर भट्टाचार्य कोर्ट चले गए। कोर्ट ने अगले आदेश तक सीबीआई से उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा था। ईडी ने देवेश राय को पश्चिम बंगाल के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता को गिरफ्तार कर लिया था और ईडी की टीम को अर्पिता के फ्लैट से करीब 49 करोड़ रुपए कैश और गोल्ड मिला था। ईडी ने कहा था कि यह स्कैम करीब 100 करोड़ रुपए का है। सीबीआई की ओर से शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद 22 जुलाई को ईडी ने पार्थ अर्पिता के साथ भट्टाचार्य के घर पर भी रेड मारी थी। साल 2014 में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा में 269 लोगों को फर्जी तरीके से नौकरी देने के आरोप है। गलत प्रश्न का दावा कर इन सभी को उत्तर पुस्तिका में एक नंबर पर दिए गए थे। इसके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी जून 2022 में। इस पर सुनवाई के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था और बड़े भट्टाचार्य को उनके पद से हटा दिया था। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार भाजपा का डंका बजा है। जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद पर और ब्लॉक प्रमुख के 6 में से 5 पदों पर भाजपा प्रत्याशियों को किसी प्रत्याशी ने चुना भी नहीं। इसके साथ ही इन सभी पदों पर भाजपा का परचम लहराना तय हो गया है। पार्टी के प्रदर्शन से उत्साहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं मेहनत और संगठन के चुनाव प्रबंधन में जुटे कार्यकर्ताओं सक्रियता का परिणाम बताया है। सियासी जानकारों के मुताबिक भाजपा के हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जीत के खास मायने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही पार्टी ने पंचायत चुनाव को बेहद गंभीरता से लिया। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायतों में जीत भाजपा के लिए सपने की तरह थी। राज्य बनने के बाद हुए पिछले सभी चुनाव में वह पीछे रही। संगठन की कमान हाथों में आने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट की यह पहली चुनावी परीक्षा थी। चपात उपचुनाव में ऐतिहासिक वजन से जीत दर्ज करने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के खास मायने थे। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ा झटका हरिद्वार जिले से ही लगा था, जहां वह 11 में से 8 सीटें हार गई थी। हार का हिसाब बराबर करने के लिए पंचायती चुनाव उसके पास एक अवसर था, जिसे वह भुनाने में कामयाब रही। चुनाव के ऐलान से पहले ही सीएम धामी ने सभी रणनीति के तहत हरिद्वार जिले के ग्रामीण इलाकों में दौरे किए और पार्टी ने मंडल और बूथों में अपने कार्यकर्ताओं को चुन दिया। उसकी रणनीति के आगे का एहसास पार्टी ने नहीं। हरिद्वार के लिए सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने इन चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया था। माहौल बनाने के लिए भाजपा में दूसरे दलों के नेताओं को शामिल कराने के लिए समर्थन जुटाने तक पार्टी ने कदम कदम पर अपना दम दिखाने की कोशिश की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट का मानना है कि चुनाव के नतीजों ने 2024 से लोकसभा चुनाव की पटकथा ली थी। बीएसएफ और असम पुलिस ने मंगलवार को संयुक्त अभियान के दौरान एक ट्रक से 40 करोड़ रुपए की अधिक की हेरोइन जब्त की। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अन्य तस्करों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों को सूचना मिली थी कि मिजोरम से करीमगंज होते हुए त्रिपुरा जा रहे एक ट्रक में करोड़ों रुपए की हेरोइन ले जा रही। सूचना के आधार पर बीएसएफ और करीमगंज पुलिस के जवानों ने मंगलवार तड़के न्यू करीमगंज रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रक से हेरोइन जब्त की। अधिकारियों ने बताया कि ट्रक में चालक के कैबिन में 766 साबुन की थैलियों में भरकर हेरोइन छिपा कर रखी गई। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि पिछले एक साल में 655 करोड़ रुपए की जब्त की गई। उन्होंने बताया कि सत्ता में आने के बाद से राज्य भर में प्रतिबंधित पदार्थों को जब्त करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछले एक साल के दौरान 98.65 किलो हेरोइन, 32,293.71 किलो गांजा, 213.94 किलो भांग सहित अन्य नशीले पदार्थ को जब्त किया गया।
उन्होंने बताया कि इन ड्रग्स का बाजार मूल्य करीब 655.40 करोड़ रुपए है। शर्मा ने बताया कि पिछले साल 1 अगस्त से इस साल 31 अगस्त के बीच कुल 4,751 लोगों नशीले ड्रग्स के व्यापार में शामिल होने के आरोपों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 2020 में साधुओं की पीट कर हुई हत्या की जांच शिंदे सरकार सीबीआई को सौंपने को तैयार है। राज्य सरकार ने एक हलफनामा दायर कर अपनी यह मंशा जताई। शिंदे सरकार ने अदालत में दायर हलफनामे में कहा कि इस मॉब लिंचिंग की सीबीआई जांच करने में कोई आपत्ति नहीं। इस हत्याकांड की पूरे देश में निंदा हुई थी। उस वक्त महाराष्ट्र समेत करना लॉकडाउन था। तब राज्य में उद्धव ठाकरे नीति महाविकास अघाड़ी सरकार 16 अप्रैल 2020 की रात 10 बजे के करीब सुशील गिरी महाराज और कल्पवृक्ष गिरी महाराज और दिनेश तिलकर नामक ड्राइवर के साथ देशव्यापी कोरोना लॉकडाउन के बीच इस कार में सवार होकर मुंबई के कांदीवली से गुजरात के सूरत में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस बीच गढ़चिनाल चाइल गांव में भीड़ ने पुलिस टीम की मौजूदगी पर हमला किया और बेहद ही भयभीत के साथ उनकी हत्या कर दी थी। ग्रामीणों की भीड़ ने इन साधुओं की कार को रोका और उन्हें चोर समझकर पीट कर मार डाला। मामले की जांच शुरुआत में पालघर पुलिस ने जांच की थी और बाद में इसे राज्य सीआईडी अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार की जांच पर संदेह जताते हुए साधुओं के रिश्तेदार और चुनाव अखाड़ा के साधुओं ने सीबीआई और एनआईए की जांच की गुहार लगाई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पालघर मॉब लिंचिंग मामले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने पर सहमति पर अपनी प्रतिक्रिया की बात कही। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर जेल में पैरोल पर बाहर आएगा। डेरा मुखी के परिवार ने हरियाणा सरकार का बाबा को पैरोल देने की अर्जी दी है। हरियाणा के जल मंत्री रणजीत सिंह ने मामले में कमिश्नर में रिपोर्ट मांगी। पैरोल को आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि इस वक्त डेरा मुखी राम रहीम हरियाणा के रोहतक जेल की सुनारिया जेल में बंद है। वह साध्वी यौन शोषण, पत्रकार छत्रपति और रणजीत सिंह हत्याकांड में सजा काट रहा है। वहीं इस बार पैरोल पर आने के बाद डेरा प्रमुख सिरसाया राजस्थान के जेल में रुकेगा। इसके लिए डेरा मैनेजमेंट तैयारियां कर रही है। बता दें कि साल 2021 में 3 बार और साल 2022 में 2 बार राम रहीम जेल से बाहर आ चुका है। फरवरी 2022 में डेरा मुखी ने 21 दिन की पैरोल ली। इसके बाद जून में 1 महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आ गया था। अब बाबा दिसंबर से पहले लगभग 40 दिन के पैरोल पर ले सकता है। के अनुसार डेरा मुखी को 1 साल में करीब 90 दिन की जेल से छुट्टी मिल सकती है। इसमें 21 दिन की पैरोल और 70 दिन की पैरोल शामिल है। जेल से लिखे अपने पत्र में डेरा मुखी अनुयायियों को संदेश दे चुका है कि उनकी मुराद जल्दी पूरी होने वाली है। डेरे के प्रतिष्ठानों और नाम चर्चाओं में संदेश दिया जा रहा है और गुरुजी जल्दी बाहर आ जाएंगे। हरियाणा में आदमपुर चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए नामांकन शुरू हो चुका है। पंचायत चुनाव के लिए भी घोषणा हो चुके हैं। इसके पहले चरण में 9 जिलों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। राम रहीम के बाहर आने को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। राम रहीम की पैरोल के दौरान ही डेरे की पॉलिटिकल में समर्थन की रणनीति बनाएगी, जिसके बारे में आगे श्रद्धालुओं को सूचित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में लगाए गए पटाखा बिक्री पर बैन के अपने फैसले को बदलने से इनकार कर दिया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के बीच भूस्खलन हुआ, जिसके कारण टकनपुर पिथौरागढ़ सड़क मार्ग बंद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राजनीति में अगर आगे बढ़ना है तो अपना अकाउंट भी आगे बढ़ाना पड़ता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और सांसद शशि थरूर ने रविवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को
अच्छी तरह से चलाया है। पार्टी के पास अनुभवी लोग हैं। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूएस और सऊदी अरब के रिलेशन पर दोबारा विचार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रूड ऑयल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक ने 5 अक्टूबर को तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया था। इसके अमेरिका बेहद खफा है। सऊदी अरब इस समूह का प्रमुख सदस्य है। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्सपर्सन जॉन बिक्री ने कहा कि प्रेसिडेंट बाइडेन सऊदी अरब के साथ अमेरिकी संबंधों पर दोबारा विचार कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के चलते कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, जिससे दुनिया भर तेल महंगा हो गया है। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब तेल का उत्पादन बढ़ाए ताकि वैश्विक तेल कीमतों को काबू में किया जा सके। अमेरिका के कई अधिकारियों ने सऊदी पर यूक्रेन जंग में रूस की मदद करने का आरोप भी लगाया। अधिकारियों का कहना है कि सऊदी अरब ऑयल प्रोडक्शन में कटौती कर रूस का साथ दे रहा है। यह मुद्दा न सिर्फ यूक्रेन जंग के लिए चिंताजनक है, बल्कि यह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का भी मामला है। प्रोडक्शन कम करने के ओपेक के फैसले से ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम और बढ़ जाएंगे। बाइडेन ने ओपेक के इस फैसले को निराशाजनक बताया है। 1960 में ओपेक देशों के संगठन बदलने के बाद 1973 में सऊदी अरब, ईरान और इराक के नेतृत्व वाले कुछ देशों ने अमेरिका जैसे ताकतवर देशों की इकोनॉमी को पूरी तरह से ठप कर दिया। दरअसल 1973 में होने वाले योम किप्पुर की लड़ाई में अमेरिका ने इजरायल का समर्थन किया। दूसरी तरफ मिस्र और सीरिया के नेतृत्व वाले अरब देश शामिल थे। इन देशों ने जब अमेरिका को तेल देना बंद किया तो अमेरिका की इकोनॉमी अपने सबसे बुरे दौर में जा चुकी थी। इस समय ओपेक दुनिया के ताकतवर तेल संगठन में रूप में दुनिया के सामने उभर कर आए। तभी ये माना गया कि ओपेक वर्ल्ड इकोनॉमी को सीधा प्रभावित करता है। बिहार सियासी फिजा बदलने के साथ ही प्रदेश की सियासत में भी करवट बदल ली है और महागठबंधन की सरकार बनी। वहीं अब बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में मोकामा विधानसभा सीट चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस सीट पर अनंत सिंह का कब्जा रहा है। AK-47 और हैंड ग्रेनेड मामले में सजा होने के बाद उनकी सदस्यता खत्म हुई और यहां उपचुनाव हो रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से अनंत सिंह के वर्चस्व को देखते हुए अनंत सिंह की पत्नी और नीलम देवी को टिकट दिया गया है। वहीं भाजपा की तरफ से ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को टिकट दिया गया है। मोकामा सीट पर पहली बार बीजेपी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में सियासी जमीन मजबूत करने के लिए उपचुनाव में जीत दर्ज कराना नाक की लड़ाई बन चुकी है। इसलिए भाजपा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं ललन सिंह और उनकी पत्नी ने कहा कि वे लोगों को बाहुबली नहीं है, जनता का प्यार और भरोसा उनके साथ है। इस बार मोकोमो की जनता पीएम मोदी के नाम पर मोकामा से कमल का फूल खिलाएगी। वहीं तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मोकामा में पहली बार भाजपा ने उम्मीदवार उतारा है। मोकामा के मतदाताओं के मूड को देखते हुए टिकट दिया है। भाजपा उम्मीदवार की ही जीत होगी। वहीं महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि मोकामा से किसी भी पार्टी का उम्मीदवार मैदान में हो, जीत सिर्फ महागठबंधन की ही होगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से राजद नेताओं के बीच मतभेद शुरू होने लगा है। लालू प्रसाद यादव के खास जगदानंद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वही खबर आ रही है कि अभी इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। अगर इस्तीफा मंजूर होता है तो बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेंगे? दिल्ली में राजद की 3 दिवसीय कार्यकर्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और जगदानंद सिंह के बीच दिल्ली में बैठक होने वाली थी। राजद की राष्ट्रीय स्तर बैठक में शामिल होने जगदानंद सिंह दिल्ली रवाना हुए, लेकिन बीच रास्ते में से ही वे वापस लौट गए। जगदानंद सिंह दिल्ली जाने के लिए राजधानी एक्सप्रेस से ट्रेन से चले थे, लेकिन वे आधे रास्ते में ही वापस लौट गए, जिसके बाद ये सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि लालू प्रसाद यादव के खास जगदानंद सिंह पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। आखिर उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन अभी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। जगदानंद सिंह के इस्तीफा के बाद राजद प्रदेश अध्यक्ष के लिए किन नामों पर सहमति बन सकती है? बेटे के इस्तीफा से नाराज चल रहे थे जगदानंद। महागठबंधन की सरकार में राजद खाते से कृषि मंत्री बने सुधाकर सिंह के इस्तीफा के बाद ही पार्टी में समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सियासी गलियारों में यह चर्चा भी तेज थी कि एक बार के विधायक को राजद कोटे से मंत्री पद इसलिए दिया गया क्योंकि वे जगदानंद सिंह के बेटे हैं।
उत्तर प्रदेश में बारिश से राहत के आसार अभी नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए फिर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी थी। बारिश की चेतावनी की वजह से आज भी लखनऊ में 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों के इसलिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सोमवार को भी स्कूल बंद रहे। साथ ही तेलंगाना के कई जिलों में भी अगले 2-3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में लगातार जारी बारिश के दौर के बीच सोमवार को सभी शहरों की हवा साफ श्रेणी में दर्ज हुई थी। इस सीजन में पहली बार जब शहरों की हवा साफ श्रेणी में पहुंची। वायु मानक एजेंसियों का पूर्वानुमान है कि बारिश के मौसम की वजह से अगले 3 दिनों तक हवा की गुणवत्ता में अधिक बदलाव होने की संभावना नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में बारिश से राहत के आसार अभी तक नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने फिर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश की चेतावनी की वजह से लखनऊ में 12वीं कक्षा के सभी बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सोमवार को भी स्कूल बंद रहे थे। साथ ही तेलंगाना के कई जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भोपाल के रात भर से कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन, भोपाल समेत कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई है। उज्जैन में होने वाले महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर प्रशासन को विशेष अलर्ट जारी किया गया था। 856 करोड़ के अधिक राशि से बन रहे महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उज्जैन पहुंचे और पीएम ने मंगलवार शाम 6 बजे महाकाल मंदिर पहुंचे और इस दौरान वे गर्भगृह में दर्शन किए और साथ में महाकाल लोक का लोकार्पण भी किया। उज्जैन में 1 अक्टूबर से अब तक करीब 4 इंच बारिश हो चुकी है। अगले 3 दिन तक उज्जैन के साथ इंदौर और भोपाल समेत अधिकांश इलाकों में दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। ग्वालियर, चंबल में अधिक बारिश का दौर भी अभी भी 2 दिन तक हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक एच.के. पांडे ने बताया कि उज्जैन में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। प्रदेश में भी अभी 2 से 3 दिन तक बारिश का दौर चालू रहेगा। उसके बाद ही मौसम में कुछ बदलाव होने की संभावना है। सोमवार को राजधानी में सुबह से देर रात तक रुक रुक कर बारिश चल रही थी। मंगलवार को भी दिन की शुरुआत बारिश से हुई थी। सावन, भादो और कार की शुरुआत भी ऐसी ही बारिश से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में लगातार गए पटाखा बिक्री पर बैन के अपने फैसले को बदलने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बारे में पहले भी आदेश जारी किए जा चुके हैं। इस दौरान न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने दिवाली के दौरान प्रदूषण के स्तर पर चिंता व्यक्त की। पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए 1 जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक को उचित ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। अपनी याचिका में भाजपा सांसद ने दिवाली के त्योहारों के दौरान पटाखों पर रोक, उसकी बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंधों को चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान भाजपा नेता ने एक वकील ने और जोर देकर कहा कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण हो रहा है। इस पर फटकार लगाते हुए पीठ ने अधिवक्ता शशांक शेखर झा से कहा कि आप एनसीआर के स्थायी निवासी हैं या नहीं, क्या आपने प्रदूषण देखा है? हम प्रदूषण नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम आपकी याचिका खारिज नहीं कर रहे हैं, हम इस पर विचार करेंगे। पीठ ने यह भी कहा कि वे पटाखों के लिए अनुमति नहीं दे सकते, फिर चाहे बात इको फ्रेंडली पटाखों की है या नहीं। शीर्ष अदालत ने याचिका को मुख्य मामले के साथ टैग किया और कहा कि इसे दिवाली से पहले सुनवाई के लिए लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 2 मेंबर्स ने सर्कुलेशन से जजों की चयन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। कॉलेजियम के सदस्यों ने इसे लेकर बयान जारी किया है। सदस्यों का कहना है कि सर्कुलेशन मेथड से जजों की नियुक्ति ठीक नहीं है। इस कारण 30 सितंबर को हुई बैठक को खारिज करने का फैसला लिया गया है। कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं। सीजेआई इसमें प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 4 मोस्ट सीनियर जज होते हैं। इसके सदस्यों में सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस के कौल, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस के एम जोसेफ शामिल है। कॉलेजियम की
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और उनके नाम की सिफारिश केंद्र से करता है। बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजों के खाली पदों को भरने के लिए कुछ समय से चर्चा चल रही थी। 26 सितंबर 2022 को पहली बार 11 जजों के नामों को लेकर बैठक हुई। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता के नाम की सिफारिश की गई थी और 10 अन्य जजों के नामों पर भी कॉलेजियम की ओर से विचार किया गया था। लेकिन कुछ सदस्यों ने उम्मीदवारों के ज्यादा फैसलों की मांग की। इसके लिए बैठक को 30 सितंबर के लिए टाल दिया गया था। 30 सितंबर की बैठक में जस्टिस चंद्रचूड़ शामिल नहीं हुए क्योंकि 30 सितंबर को रात 9 बजे तक वे सुनवाई कर रहे थे। इसके बाद सीजेआई ने 30 सितंबर को चारों सदस्यों को पत्र लिखकर खुद से चुने हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा और चारों से इस संबंध में उनकी राय मांगी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से जीतने की कामयाबी हासिल की है। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने दिल्ली में खेले गए इस मुकाबले में पहली बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 99 रन ही बना सकी थी, जिससे भारतीय बल्लेबाजों ने 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने टीम के लिए सबसे अधिक 49 रन जोड़ने का काम किया और भारत ने 19 ओवर में 3 विकेट खोकर 105 रन बना लिए। इस सीरीज में कप्तान शिखर धवन बल्ले से कुछ खास कमान नहीं दिखा सके। तीनों ही मुकाबले में वे जल्द ही आउट हो गए। महज 100 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत तीसरे मैच में भी खराब रही। कप्तान शिखर धवन 8 रन बनाकर रन आउट हो गए। शिखर धवन के बाद पिछले मैच से है हीरो ईशान किशन ब्यॉन फ्यूटर की गेंद पर विकेटकीपर क्रिटन कीटकॉक को अपना कैच थमा बैठे थे। फिलहाल खबरों में इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ देश और दुनिया भर की खबरों आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।